बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं साहित्यकार जिनकी व्यंग पर बहुत पकड़ है, कहानीकार जिनकी कहानियां हमें बहुत लुभाती है, और एक अच्छे नाटककार जिनके कई नाटक हमारे आसपास चलते हुए महसूस होते हैं और उन नाटकों में हमारी अपनी जिंदगी परिलक्षित होती है। आप हैं श्री अशोक राही जी। अशोक राही जी, नमस्कार। नमस्कार गोपाल जी। मैंने जी कोशिश की है कि मैं आपके बारे में कुछ बातें ठीक तरह से बता पाऊं। मैं कितना कामयाब हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो एक गीत था, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, और हमको चलते जाना है ओ राही, तो वास्तव में मैं जो पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप वास्तव में अशोक राही हैं या आपका कुछ और परिचय है? देखिए, मेरा मूल नाम तो अशोक कुमार शर्मा है जी, लेकिन वो नाम अब इतना पीछे छूट गया, इतने बरस पीछे छूट गया कि अब मुझको भी अगर कोई उस नाम से बुलाता है तो मैं एकदम चौंक जाता हूँ। अच्छा। एक अशोक राही अब मेरी पहचान बन गया है। हाँ। और अशोक राही असल में पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने नाम का विश्लेषण किया। जी, बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं, कुछ महीनों पहले। तो मुझे एक बहुत अलग सा कुछ लगा कि सचमुच बहुत ठीक ठाक नाम है। अच्छा। हालांकि ये नाम मेरे माता पिता ने रखा अशोक, जी, लेकिन अशोक ए शोक, जिसको कोई शोक नहीं है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को शोक मनुष्य ना हो। मात्र जो जन्मा है उसको कोई शोक नहीं हो। शोक तो सबको होता है। जी। मेरे जीवन में भी बचपन से ही बहुत सारे ऐसे हादसात होते रहे, लेकिन उन दुखों से, उस शोक से उभर जाना, ये अपने आप में अशोक वही है जो उन हादसों से गुजर जाए। और दूसरा राही, राही भी बड़ा दिलचस्प है। और मैं आपको बताता हूँ कि राही मेरे ऊपर कैसे चस्पा हुआ। मेरे मित्र थे, दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं रहे, ईश मधु तलवार, बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे। जी। उनके साथ जब हम अपने शहर में, अलवर में, जब कुछ काम वाम करते थे लिटरेचर का, तो पहले मैं लिखता था अशोक कुमार शर्मा राही। तो उन्होंने कहा यार ये बहुत बड़ा नाम है, तो कुमार और शर्मा को उन्होंने वहां से डिलीट कर दिया। अच्छा। और नाम हो गया अशोक राही। और राही का मतलब ऐसा जो एक यात्री, एक पथिक जी, जो चल रहा है। देखिए, इसमें भी गोपाल जी बड़ी दिलचस्प बात है, इसमें भी एक फिलॉसफी ये है राही शब्द में भी, कि आदमी को जब मंजिल मिल जाती है तो उसका आनंद समाप्त हो जाता है, क्योंकि मिल गया ना। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद तो या तो आप नया सफर तय कीजिए, या अगर आप शिखर पे पहुंच गए तो वहां आप अकेले हैं। लेकिन राही तो चलता है, निरंतर चलता है। और जो चलने में जो आनंद है, जिस शब्द की आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, आनंद शब्द की, क्या बात है। वो जो शब्द, जो चलने में जो आनंद है मनुष्य को प्राप्त होता है, आदमी को जो मिलता है, वो राही में, चलने में, राही में है। जी जी, यानी जिसका सफर लगातार जारी है, जारी है। और लगता नहीं कि अभी मंजिल मिलने वाली है, बस वो मंजिल की तलाश चल रही है। हाँ, चल मंजिल रही की है। तलाश, और लेकिन मंजिल मिल भी जाती है। मंजिल मिलने के बहाने उसका सफर चल रहा है। जी जी, बिल्कुल। अशोक जी, मैं बहुत ही जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जी। अभी आपने अलवर शहर का जिक्र किया, तो आपका बचपन, आपका जन्म स्थान, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? असल में मेरा मूल तो मैं जन्म तो मेरा अलवर में हुआ है, लेकिन मेरे साथ बड़ा रहा कि अलवर के बाद में कुछ दिन, करीब 2 बरस में सीकर में रहा। मैं 7वीं 8वीं, पहली से लेके 6 क्लास तक मैं अलवर में पढ़ा, जी, और कक्षा 7 और कक्षा 8 मैं सीकर में रहा। सीकर में मेरे पिता थे, वो हमारे उस जमाने में सिनेमा हॉल था। सिनेमा हॉल हमने लीज पर ले रखा था, और सीकर में उस सिनेमा हॉल का नाम था हरदयाल टाकीज। क्या बड़ा एथनिक नाम है। और उसके बाद में दुर्भाग्य से मेरे पिताजी का वहाँ स्वर्गवास हो गया, और फिर मैं अपने ननिहाल चला गया। और मेरा ननिहाल राजगढ़, जो अलवर का एक बहुत अलवर और खूबसूरत कस्बा, बांदीकुई के बीच में एक छोटा कस्बा, बहुत खूबसूरत कस्बा, बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत वहाँ की संस्कृति। और अब गोपाल जी, यहाँ पे एक और बात मेरे दिमाग में आती, देखिए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने श्रोताओं से भी, कि आमतौर से हमें पढ़ाया जाता है
कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांवों का देश है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि भारत एक कस्बों का देश है। जितने भी कस्बे हैं भारत में हमारे, बहुत जीवंत कस्बे हैं, और जितनी प्रतिभाएं कस्बों से निकली हैं वो कमाल की प्रतिभा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैं खुद शिताई कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। कस्बे राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं, वैचारिक रूप से बहुत जागरूक हैं, और वो जो एक मनुष्य के अंदर एक जीवंतता होती है ना, रिएक्ट करने की, किसी बात को लेकर रिएक्शन करने की, किसी बात पे प्रतिक्रिया करने की, वो कस्बों के अंदर, हमारे देश में कस्बों के अंदर है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि कस्बों का भारत कस्बों का देश है। जी हाँ। तो जब आपकी स्कूली शिक्षा समाप्त हुई, जी, फिर आप जयपुर आए, तो राजगढ़ से जयपुर का सफर कब शुरू हुआ? हाँ, कौन सा वो साल था? और देखिए, जयपुर आना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य भी था, क्योंकि शुरू से मेरे दिमाग में ये था। अलवर में हमने बहुत काम किया था अपने मित्रों के साथ, साहित्यिक संस्था बनाई थी, और लगातार लिटरेचर में मैं काम करता था, नाटक भी किए थे हमने। थैंक यू मिस्टर ग्लाड, मारीच संवाद जैसे बड़े नाटक किए 2,000 दर्शकों के बीच में। और शहर में मैं, चूंकि अलवर बहुत बड़ा शहर नहीं है, अगर आप सक्रिय रूप से वहां रहते हैं तो कुछ दिनों में आपको आधा शहर तो कम से कम जानने लग जाता है। जी हाँ। लेकिन मुझे लगा कि अब ये इसको सौभाग्य कहेंगे या दुर्भाग्य कहेंगे देश का या मेरा, कि हमारे देश में आज भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बड़े शहरों में है। आपको आगे बढ़ने के अवसर जितने महानगरों में, नगरों में, बड़े शहर में, राजधानी में, कैपिटल में वहां मिलते हैं, उतने छोटे शहर में नहीं मिलते। ये बिल्कुल एक तथ्य है। और हालांकि मैं चाहूंगा कि ये तथ्य ना रहे, कस्बे के लोगों को भी, छोटे शहर के लोगों को भी बहुत अवसर मिले, युवाओं को विशेषकर। तो लेकिन जिस क्षेत्र में मैं था, जैसे लिटरेचर के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आके मैं ज्यादा काम करूंगा, और हुआ भी है। मैं जयपुर आने के बाद रचनाएं लिखता था, तो मेरा संबंध आकाशवाणी से हुआ, आकाशवाणी जयपुर से। और आकाशवाणी जयपुर में उस समय जो ड्रामा के थे, मैं मरहूम मुमताज शकीब साहब को याद करता हूं, जिन्होंने मुझसे कई ड्रामा लिखवाए। देखिए, उस जमाने में ये था कि ड्रामा लिखवाए जाते थे, वो कहते थे कि यार तुम ड्रामा लिखो। और आकाशवाणी साहित्यकारों का एक केंद्र हुआ करता था, सब लोग यहाँ जमा होते थे, और जो आकाशवाणी पे काम करने वाले हमारे प्रोड्यूसर्स होते थे, वो अपनी जेब से उन सब लोगों को चाय पिलाया करते थे, अरे आइए बैठिए, और घंटों बैठ के चर्चाएं होती थी लिटरेचर की। ये आकाशवाणी की बहुत बड़ी परंपरा है, और आज भी है। मैं इस बात को आकाशवाणी को श्रेय देता हूँ। और तो उन्होंने मुझसे ड्रामा लिखवाए, और उसके बाद तो कुछ ऐसा सिलसिला चला कि मैंने कई सीरियल जो शिक्षा के ऊपर थे, एड्स के ऊपर थे, इस तरह के सीरियल यहाँ लिखे, और मुझे भी बहुत मजा आता काम करने में, और लगातार आकाशवाणी के लिए काम करता रहा। तो एक पहचान जो मेरी है लेखक के रूप में बनने का, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं आकाशवाणी को देता हूँ, मन से देता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ। श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं साहित्यकार और एक अच्छे नाटककार श्री अशोक राय जी। अशोक राय जी से हम उनके जीवन की बातें जान रहे हैं। ये बात तो हम जान ही चुके हैं कि राजगढ़ से शुरू होकर आपकी जीवन यात्रा अलवर शहर और आकाशवाणी तक पहुंच चुकी है। अशोक जी, जब आपने आकाशवाणी में काम शुरू किया है जी, एज ए राइटर, ड्रामा राइटर, और यहाँ पे ड्रामा लिखने लगे, फिर आप प्रिंट मीडिया की तरफ चले गए, लेखन कार्य आपका थोड़ा सा बदल गया फ्रेम जी। तो प्रिंट मीडिया में जाने का कैसे आपका रास्ता बना, क्या कारण रहे उसके? देखिए, क्या होता है कि आदमी की जो जीविका होती है ना, अगर वो उसका पैशन भी बन जाए तो बहुत मजा होता है। क्योंकि मैं लिखता था, और जयपुर में आने के बाद एक काम मैंने और किया जी हाँ। वो ये किया कि मैं यहाँ पर जो रविंद्र मंच है जी, उस जमाने में जवाहर कला केंद्र था नहीं, बाद में बनाया वो, तो रविंद्र मंच पर सारे कार्यक्रम होते थे, और देश के बड़े बड़े कलाकार
रविंद्र मंच पर आते थे जी। और रविंद्र मंच पर उन कलाकारों को मैं बैठ के सुनता था। शास्त्रीय संगीत सुनता था, सुगम संगीत सुनता था, कथक देखता था, भरतनाट्यम देखता था। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने एक बार बहुत बड़ा अपना यहाँ कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने देश के सब महान कोरियोग्राफर्स को बुलाया। यहाँ पे भी पहले समारोह होते थे, ध्रुपद समारोह होते थे जो रात को 12-12 बजे तक चलते थे, और उनको मैं सुनता था बैठ के। उससे मुझे दो फायदे हुए। एक तो मैं समाचार पत्रों में उनकी रिपोर्टिंग भी करता था, रिपोर्टिंग नहीं करता था, उनकी समीक्षाएं लिखता था जी। रिपोर्टर में मैंने समाचार पत्रों में कभी नौकरी नहीं की, अच्छा। बाहर से ही लिखा। और चूंकि मैं जीवंत रिपोर्टिंग, जीवंत उनकी समीक्षाएं करता था तो वो बहुत पसंद की जाती थी और समाचार पत्र में छपती थी। दूसरे दिन बड़ा अच्छा रिएक्शन मिलता था। और उससे दूसरा फायदा मुझको ये हुआ कि मेरी रुचियां परिष्कृत हुई। ध्रुपद के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन एक सामान्य जो जानकारी है उसके आधार पे मैं ध्रुपद के ऊपर 10 मिनट बोल सकता हूँ। तो ये जानकारी हुई मुझे। जब यहाँ इतने कलाकारों से आप मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनसे दोस्तियां भी बन जाती हैं। तो बड़े कलाकारों से दोस्तियां भी बनी, तो इसका भी सीधा सीधा फायदा हुआ। और यही बात गोपाल जी मैं आज के युवाओं से कहता हूँ कि देखिए, आपको कला संस्कृति में आना है तो कला संस्कृति में आप आके कम से कम जो हमारे महान कलाकार हैं उनकी कलाओं को देखिए तो सही, उनके गीतों को, उनके गानों को सुनिए तो सही। और ये जब तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझसे समाचार पत्र कहने लगे कि आप समीक्षाएं लिखिए। समीक्षाएं तो मैं नियमित रूप से लिखता था, नाटकों की समीक्षाएं लिखता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप दूरदर्शन पे कार्यक्रम आते थे। उस जमाने में दूरदर्शन नहीं था, ये नहीं थे, नए चैनल बिल्कुल नहीं थे। तो मैं दूरदर्शन के कार्यक्रमों की समीक्षा लिखने लगा। बहुत बड़े बड़े कई 5-5, 7-7 प्रश्नों में लिखता। वो भी बहुत पसंद की जाती, क्योंकि सारा जयपुर, सारा देश, सारा राज्य उस समय दूरदर्शन ही देखता था। उसका भी मुझको फायदा हुआ। तो फिर एक दिन जो हम यहाँ प्रमुख एक हिंदी समाचार पत्र है, वहाँ मुझसे कहा गया कि आप हमारे लिए कुछ कॉलम लिखिए। अच्छा। तो मैं बड़ा घबराया। मैंने कहा कैसा लिख सकता हूँ, लेकिन उस समय अखबारों में भी बड़े काबिल लोग हुआ करते थे। आज भी हैं काबिल, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उतने काबिल नहीं है। हाँ, या शायद रुचियां बदल गई उनकी। नहीं, रुचियां नहीं। मैं आपको बताता हूँ गोपाल जी कि उस समय आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, समाचार पत्रों, वहां ऐसे लोग होते थे जो प्रतिभाओं को ढूंढा करते थे। किसी को उनके पास जाके दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उनको बुलाते थे। जैसे मैंने आपको कहा कि आकाशवाणी में मुमताज शकीब साहब ने मुझको बुला के कहा कि यार मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी थी हंसुली, तुम उसका ड्रामेटाइजेशन करो। क्या अब आप देखिए, एक युवा को इतना बड़ा प्रोड्यूसर आपके कहे तो उसका तो जोश आसमान में चढ़ जाता है। तो ऐसे संपादक महोदय ने मुझसे कहा कि तुम हमारे लिए कॉलम लिखो, नियमित कॉलम लिखो। मैं बहुत डरा, बहुत घबराया, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया और वो लिखता रहा। शुरू में जब लिखना शुरू किया तो मुझको उम्मीद ही नहीं थी। अच्छा, कुछ मेरे मित्र भी हंसते का रहे, यार ये डेली कॉलम लिखना बहुत कठिन काम है जी। लेकिन गोपाल जी, ईश्वर की कृपा और कुछ आशीर्वाद सरस्वती माँ का और अपने उस कस्बे का और उस दोस्तों के अनुभवों का कि 19 बरस तक मैं वो कॉलम लिखता रहा, प्रतिदिन लिखता रहा। और कहने की बात नहीं है, खुद शिताई नहीं है, आज भी लोग मुझसे जब भी मिलते हैं, बड़े अधिकारी और बड़े पॉलिटिशियन, वो कहते हैं अरे हम तो आपका कॉलम नियमित पढ़ते थे। मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये आपकी सफलता थी। हाँ, ये सफलता थी। या अशोक जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में ये आ गया है कि जब आपने अपना शहर छोड़ा, कस्बा राजगढ़ छोड़कर जयपुर आए, फिर आप आकाशवाणी में कुछ लिखने लगे, फिर कुछ प्रिंट मीडिया की तरफ चले गए जी। और कभी आपके परिवार के लोगों ने आपसे पूछा हो कि तू आखिर तू कर क्या रहा है, कोई नौकरी धंधा किया कि नहीं किया, कोई परमानेंट आजीविका का साधन? ये एक बहुत अच्छी बात ये है कि मैं ये भी कहता हूँ, विशेषकर जो आजकल के पिता हैं, माता पिता, उनसे कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को
जो वो चाहता है वो करने दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए। आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो खुल नहीं पाएगा, खिल नहीं पाएगा। क्या बात है। खिलावट एक ऐसी बात है जो बहुत ज़रूरी है। और अब तो लोग समझने लगे हैं। मुझे यहाँ पे ये सब इस क्षेत्र में काम करते करते अपने परिवार का बड़ा समर्थन मिला, विशेषकर मेरी पत्नी का। और कहने की बात नहीं है कि जब कोई गांव से, कस्बे से शहर में आता है तो वो सिर्फ एक छोटे से कमरे में ही रहता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उसके पास धन नहीं होता। तो मैं तो हंसता भी हूँ कि एक बोरी किताब, एक पीपे में खाने का सामान और अपने 2 बच्चे और एक श्रीमती जी, इनके साथ मैं इस शहर में आया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई, लेकिन ये शहर होता है वो आदमी को पकड़ता है अगर उसके अंदर कुछ धैर्य हो तो। जी। और मेरा सौभाग्य मिला कि मुझे लगातार ऐसे लोग मिलते रहे जिनको ये लगा कि यार ये लड़का कुछ कर सकता है। उस जमाने में तो नौजवान ही था। उन्हीं मैं 1-2 लोगों के नाम, जैसे डॉक्टर जयसिंह नीरज थे, जी। बहुत बड़े लेखक थे, बिहारी पुरस्कार जिनको मिला, चित्रकला की बहुत बड़ी समझ थी। डॉक्टर भागीरथ भार्गव थे, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम, डॉक्टर मनोहर प्रभाकर। ये कुछ लोग अब इस दुनिया में भी नहीं है जी। लेकिन ये वो लोग थे कि जो मुझे, कौशल भार्गव नाम याद आ रहा है कि ये इन लोगों ने, मैं जब कहीं जाता तो सामने वाले से मेरा परिचय करवाते और कहते अरे भाई ये भी बड़ा अच्छा लड़का है। अच्छा। ये बड़ा अच्छा लिखता है। आप देखिए, एक युवक का आप किसी से आप एक, जैसे मान लीजिए कि कोई है और यहाँ मैं आकाशवाणी के प्रोड्यूसर से एक युवक का करवाता हूँ, उसको रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छा है, आप इसको काम में लीजिए, तो इससे उसको कितना उसको बल मिलेगा। तो ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ। ये सिलसिला इस शहर में चलता रहा और काम करता रहा। दूरदर्शन के लिए भी मैंने बहुत काम किया। जयपुर दूरदर्शन उस समय आया था, लेकिन बहुत चीज़ें लिखना शुरू की। वहाँ पे भी बच्चों के कार्यक्रम उस समय जाता था, बच्चों के कार्यक्रम करता था जी। तो इस तरह का ये सिलसिला समाचार पत्रों में भी चलता रहा। और ये सिलसिला धीरे धीरे लेखन का, लेकिन समर्थन, आपको परिवार का समर्थन बहुत चाहिए जी। और वो विशेषकर कला संस्कृति करने वालों को। जी। कार्यक्रम बातों बातों में श्रोता इस समय सुन रहे हैं। आज हमारे साथ हैं प्रमुख साहित्यकार और कई नाटकों के लेखक, प्रतिष्ठित साहित्य की विधा में इनका दखल है, श्री अशोक राही जी। अशोक जी, आपने अभी बातों बातों में एक बात कही है बड़ी अच्छी सी, कि जब आप शहर आए थे जी तो एक बोरी भर के किताबें थी जी और एक पीपे में आपका राशन था, 2 बच्चे थे, धर्मपत्नी। जी जी जी। कभी, जैसा कि हालांकि आप तो बार बार कह रहे हैं कि आपकी वाइफ ने आपको पूरा सपोर्ट किया और मिलना भी चाहिए एक आर्टिस्ट को, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत की कि कुछ कमाते धमाते नहीं हो? नहीं, कमाई धमाई तो देखिए परेशानियां रही, शिकायतें की उन्होंने? नहीं, देखिए क्या होता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। मतलब मैं युवा लोगों के लिए कह रहा हूँ कि देखिए, आदमी को अपने खर्चों का जो प्लान है वो अपनी कमाई के हिसाब से करना चाहिए। बजट हाँ, अगर उस हिसाब से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कभी महसूस ही नहीं होगा। उस समय मैं साइकिल पे चला करता था। मैं अपने घर से बनी पार्क में रहता था। मैं रहा हमेशा अच्छे घर में हूँ। अच्छा। मैंने ये फिलॉसफी बना रखी थी कि अच्छे घर में जरूर रहना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है। किराया चाहे 100 रुपए उस समय ज्यादा लगता था, लेकिन मैंने कहा अच्छे लोगों के बीच में रहूंगा। तो मैं जाता था तो साइकिल से जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने एक सुएगा, एक मेरे मित्र ने उस जमाने में हुआ करती थी, वो एक मेरे मित्र ने कहा, अरे यार तू क्या साइकिल पे आता है, ये सुएगा मेरे घर पे पड़ी है, तू इसको चला। फिर मैंने स्कूटर खरीदा, फिर खरीदे वो गाड़ियां वाड़ियां, ये जो कुछ। तो धीरे धीरे प्लान करके कि अगर आप चले तो कोई ऐसी बात नहीं है। और फ्रीलांसर आदमी को, लेखक को, इनको तो निरंतर लिखना जरूरी होता है। आपको कब लगा कि आप एक अच्छे लेखक हैं? जैसे आकाशवाणी के नाटक लिखना आपने शुरू किया था, फिर आप प्रिंट मीडिया की तरफ थोड़ा सा कॉलम की तरफ मुड़ गए, और जब आपने नाटक लिखा पहला
तो आपको याद है कि उसका क्या रिएक्शन रहा? आपके काफी सारे नाटक बहुत चर्चित रहे हैं। हाँ। पहला अनुभव जब नाटक आपका मंचित हुआ और लोगों ने उस पे देखिए प्रतिक्रिया दी। ये भी गोपाल जी मेरा सौभाग्य था। यहाँ पे एक बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे, आईसी श्रीवास्तव साहब। जी बहुत बड़े अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाकर्मी एक बोर्ड हुआ करता था, उसके वो चेयरमैन थे। जी। तो उन्होंने मेरे मित्र जो अब नहीं रहे, मरहूम डीएन शैली साहब, द्वारिकानाथ शैली, बड़े बड़े प्रसिद्ध आदमी थे, ड्रामा के ही आदमी थे, आकाशवाणी के बड़े कलाकार थे वो। उनसे कहा कि एक नाटक लिखवाओ। वो नाटक जो 363 लोगों ने बलिदान किया था पेड़ों के लिए, इसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा। मुझसे शैली जी ने आके कहा कि क्योंकि मैं उनके लिए बच्चों के नाटक लिखता था, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार तू ये नाटक लिख सकता है, तू कोई नाटक लिखता है अशोक राही, तो ये नाटक भी लिख। मैंने उसकी कथा जानी और मुझको बिश्नोई समाज की एक स्मारिका मिली, और स्मारिका में उसका छोटा सा जिक्र था। मैंने उसके आधार पर ही एक प्रश्न का कुछ बना के और उनको दे दिया। उन्होंने आईसी श्रीवास्तव साहब को दिया। आईसी श्रीवास्तव साहब बहुत प्रखर विद्वान थे। उन्होंने कहा भाई ये तो जिस लेखक से भी लिखवाया उसने घास काटी है। उसने कहा ये तो ऐसे थोड़ी होता है। शैली जी ने ये बात आके मुझसे की और ये बात मुझको लग गई, अच्छी नहीं लगी। अच्छी इसलिए नहीं लगी, मुझको अपने ऊपर शर्म आई। मैंने कहा देखिए वो विद्वान आदमी, विद्वान के सामने अगर आप जाओगे और अधकचरी चीजें लेके जाओगे तो यही हश्र होगा। ये मेरे लिए एक सबक भी था कि जब तक आप पूरी तैयारी के साथ विद्वान के सामने बातचीत करने नहीं जाओगे तब तक आप असफल ही रहोगे। जी। उसके बाद में मैंने आकाशवाणी के एक बहुत प्रसिद्ध समाचार वादक हुआ करते थे श्री वेद व्यास जी, जी। मेरे बहुत परम मित्र हैं अब भी, मुझसे हालांकि बहुत बड़े हैं। उनके पास एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में से मैं किताबें लाया और 4 किताबें लाया। वो किताबें थी बिश्नोई संप्रदाय। डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे राजस्थान विश्वविद्यालय के, उन्होंने वो किताबें लिखी थी। शोध प्रबंध थे करीब 1000 पृष्ठ, और उनके पास से ही लाया मैं विश्वेश्वर नाथ जी रेहू, एक इतिहासकार थे, मारवाड़ का इतिहास। जी। और इस तरह कम से कम 1000 पृष्ठ मैंने पढ़े कि उस समय कौन सी राजनीतिक चेतना थी, क्या इस देश में चल रहा था 300 बरस पहले। क्या बात है। बिश्नोई संप्रदाय क्या है, ये लोग पेड़ों के लिए क्यों कट गए, 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान क्यों कर दिया। क्या कोई आत्महत्या की थी क्या उन्होंने, या पेड़ों के जाके लिपट गए और मर गए। ऐसे नहीं होता है, ये एक पूरी परंपरा होती है। और देखिए वीरता की भी, हमारे जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान को वीरों का प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वीरता की एक परंपरा है। 1-2 लोगों के बलिदान से कोई देश महान नहीं बनता है, पीढ़ियों चलती है, पीढ़ियों से एक परंपरा होती है। जी। तो बिश्नोइयों में ये परंपरा थी। इस 363 लोगों से मरने से पहले भी कई लोगों ने, खीवजी और मोटू नैन नाम के कुछ लोगों ने, अकेले लोग थे, उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए अपना बलिदान किया था। यानी आपने पर्याप्त अध्ययन किया जी। ये नाटक लिखने से पहले। खिचड़ी की बेटी। जी। बातों बातों में कार्यक्रम श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं साहित्यकार और नाटककार श्री अशोक राही। अशोक राही जी, बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे नाटक आपने लिखे, खिचड़ी की बेटी, रामकली का राम रुपया, अजब चोर की गजब कहानी, एक कहानी थी आपकी हंसली। जब आप नाटक मंचित करते हैं स्टेज पर, जी, उस समय का कोई वाकया बहुत अच्छा आपको याद हो, जब दर्शकों ने बहुत सराहा उसको और आपको हाथों हाथ लिया, बहुत प्रशंसा की और आप अभिभूत हो गए कि नहीं, इससे बेहतर शायद मैं नहीं कर सकता था। देखिए गोपाल जी, नाटक की जो खूबी है वो सबसे बड़ी यही है। देखिए फिल्मों से और नाटक में यही अंतर है कि नाटक का जो रिएक्शन है ना, वो उसी वक्त मिलता है। जी। स्टेज पर जो कलाकार काम कर रहा है, आपने एक संवाद बोला, अगर अच्छा बोला तो आपको प्रतिक्रिया उसी समय आह या वाह दोनों के रूप में उसी वक्त मिल जाएगी। क्या बात। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और अक्सर ये होता है, और सौभाग्य से मेरे नाटक जब समाप्त होते हैं तो
जितने भी देखने वाले हों, भाई जितने भी 200 300 400, वो सारे के सारे लोग इतनी आत्मीयता से मिलते हैं, उनको नाटक पसंद आते हैं। और नाटक पसंद आने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि वो नाटक एक तो थोड़ी मेहनत से तैयार होते हैं। हमारे जो युवा साथी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो अच्छी मेहनत करें, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। इससे क्या है कि दर्शक को अच्छा लगता है तो वो उसी समय करता है। मेरा एक नाटक है रंगीली भागमती, हिजड़ों के ऊपर नाटक था, उसका प्रदर्शन हुआ राजकोट में। हिजड़ों की अपनी परेशानियां हैं उनकी जिंदगी की हमारे देश में। अब तो भगवान की दया से काफी उनके पक्ष में कानून भी बने हैं और अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी थे। राजकोट में देखिए, गुजरात में एक बड़ी अच्छी परंपरा है नाटक देखने की। वहां लोग रात को खाना वाना खा के आते हैं और 8 साढ़े 8 9 बजे नाटक शुरू होता है और नाटक फिर वो देर रात तक चलता है और फिर वो आराम से 12 बजे तक सब तरह के लोग वहां रहते हैं। रंगीली भागमती नाटक में मैं एक काम और करता हूँ, वो ये करता हूँ कि अपने साथियों को मेकअप करवा के 1 घंटे पहले मैं बाहर भेज देता हूँ रंगमंच। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो कुछ आज हिजड़े ही नाटक देखने आए हैं। और बाद में वो बीच नाटक जब शुरू होता है तो वो मंच के ऊपर चढ़ते हैं। तो शुरू में तो उनको यकीन ही नहीं होता कि यार ये तो ऐसा लगता है कि ये तो देखने आए हैं और अब क्या नाटक हो। तो इस तरह का उसमें मैंने ब्रेख्त की एक एलिनेशन थ्योरी है। ब्रेख्त का एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं, बर्तोल्ट ब्रेख्त, जर्मनी के। उनकी जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है उसको मैं उसमें काम में लेता हूँ। जब राजकोट में ये नाटक हुआ, गोपाल जी, सैकड़ों लोग, क्योंकि कम से कम 1000 लोग, महिलाएं, युवतियां, आदमी, बूढ़े, 300-400 लोग मंच के ऊपर आ गए। उन्होंने बहुत उसको सराहा, क्योंकि और चिल्ला के कहने लगे कि हमने ऐसा नाटक देखा ही नहीं। वो इसलिए कि उनके लिए एक नया अनुभव था। नाटक वो बहुत प्रेजेंटेशन बहुत मान हुआ, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस हुआ, नाटक में एक शब्द आता है, वो होता है नाट्यानुभव। दर्शक को उस समय नाटक का अनुभव कैसा हुआ। खेजड़ी की बेटी नाटक में 20,000 की गैदरिंग्स में करता हूँ, मुकाम में किया। अब बताइए 20-20, 30-30 हजार लोग जिस नाटक को देख रहे हैं और उसके बाद में धार रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये नाट्यानुभूति है, ये नाट्यानुभव है, ये अनुभूति है। और ये दर्शक को मिलना जरूरी होता है, ये मेरा मानना है। आपने अपने नाटकों में और कहानियों में अपने आसपास की जीवन की कहानियां उठाई हैं। जी। किससे प्रभावित हैं? आपके आदर्श कौन है साहित्य की दुनिया में, आपके लेखन में किसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में 2 लेखक ऐसे हैं जिनको मैं युवाओं को भी कहता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र बाबू, और दूसरे प्रेमचंद जी। बाकी बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन इन 2 लोगों को आप लिटरेचर में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूँ कि एक बंगाल के बहुत प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने देवदास लिखा, शरद जी चट्टोपाध्याय, बहुत प्रसिद्ध है। अछूत कन्या और दुनिया भर की उनकी फिल्में भी बनी है। उनसे पूछा किसी ने, मेरे जैसे ही जाहिल ने, कि साहब आप तो बहुत लोकप्रिय हैं, आप तो पढ़ने में, आपको पढ़ते हैं तो हमको बड़ा मजा आता है और आप तो समझ भी हमको जल्दी आ जाते हैं, लेकिन रविंद्र बाबू को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे समझ में नहीं आते। तो शरद जी ने उसको उत्तर दिया कि भाई, मैं आपके लिए लिखता हूं, रविंद्र बाबू मेरे लिए लिखते हैं। क्या बात है। देखिए, एक महान लेखक को पढ़ने के लिए, महान लेखक को समझने के लिए आपको यानी पाठक को अपना स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। गीता महान ग्रंथ है जी। दुनिया में सबसे ज्यादा, इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब गीता है और सबसे ज्यादा ना समझने वाली किताब गीता है इस देश में।
गीता में कहा, भगवान कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म कर, फल की चिंता मत कर। या उन्होंने कहा है कि भक्ति योग और अकर्म की स्थिति में आ जाओ। हमने अकर्म की स्थिति को हम आलस की स्थिति में ले लेते हैं। जी हाँ। कि यार हमको तो कुछ कर्म करना ही नहीं है। भगवान ने कहते हैं कि तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, लेकिन कर्म कर। नहीं, हम कर्म तो करेंगे ही नहीं। अच्छा। हम तो उस पे छोड़ दिया ना हमने प्रभु पे छोड़ दिया, वो जो करेगा होगा। अरे भाई, प्रभु ने यही नहीं कहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। एक महान किताब जो हमारे जीवन का संचालन करने वाली पुस्तक है, उसको हम गलत इंटरप्रेट करेंगे, गलत करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। यही बात लिटरेचर में है, साहित्य में भी यही। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे जीवन में मैंने एक फिलॉसफी ये बना रखी है कि काम करो और भूलो। जैसे मैं कॉलम भी लिखता था तो मुझे प्रतिदिन लिखना पड़ता था जी। और गोपाल जी, आप यकीन नहीं करेंगे, इसको आप खुद शिताई मत समझना, कि जो कॉलम आज सुबह छपा है, मैं अखबार मेरे घर में आते ही सबसे पहले उस कॉलम को पढ़ता था। वो पढ़ता इसलिए था कि एज ए लेमैन मैं भूल जाता था कि मैं इसका लेखक नहीं होते। नहीं, तब पाठक होते थे। पाठक की तरह पढ़ता था, और उसमें जो अच्छा होता था वो मुझको भी अच्छा लगता था, जैसे सामान्य पाठक को। और जो खराब होता था तो मुझको लगता था कि आज इस आदमी ने कोई अच्छा नहीं लिखा। लेकिन दोपहरी आते आते, सांझ आते आते तो मेरा ये हाल हो जाता था, कोई मुझसे पूछता था कि आज तुमने क्या लिखा, तो मैं इस स्थिति में नहीं रहता था कि मैं उसको बता सकूं कि आज मैंने ये लिखा। मैंने अपने आप को विश्लेषण करने की भी कोशिश की, फिर बाद में मुझे लगा कि ये मैं अच्छा करता हूं। क्योंकि आप प्रतिदिन जो काम करते हैं उनको याद रखने लगे। उदाहरण के लिए मैं आपसे ही पूछूं कि गोपाल जी, कल आपने कौन कौन से गाने सुनाए, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। हाँ। मुझे पता है, क्योंकि ये आपके जीवन में समाहित है जी। जिस कला को, जिस बात को आप अपनी जिंदगी में ढाल लेते हैं, हाँ। तो फिर उसके बाद में उसको उसी तरह रही। मेरा परिवार जब मेरा नाटक देखता है, वहाँ उसी समय जो प्रतिक्रिया मिलती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरी श्रीमती जी मेरे साथ होती हैं। वो अक्सर जब हम बाहर जाते हैं, क्योंकि बच्चियां भी होती हैं, तो वो उन बच्चियां अपनी कठिनाई उनसे कह सकें। जी जी। उनके खाने पीने का इंतजाम, सारे उसका इंतजाम, हंसना बोलना, ये सब एक पारिवारिक माहौल में होता है। तो प्रतिक्रिया तो उसी समय मिल जाती है और सबको अच्छा लगता है। मेरी माँ जब तक जीवित थी, दुर्भाग्य से 1 वर्ष पहले उनका भी निधन हो गया, वो मेरे साथ रहती थी, वो भी मेरे नाटक देखती थी, बड़ी खुश होती थी। उनको भी लगता था कि अच्छा। हाँ, शुरू में वो भी करती थी कि लाला तू काहीं काम करे, तू कैसे चलेगो, काहीं करेगो। मतलब उनको भी लगता था कि ये कैसे क्या है। ठीक है, वो उनकी प्रतिक्रिया थी। तो अच्छा तो लगता है। लेकिन मैं एक बात फिर अपने युवा दोस्तों से कहना चाहता हूं कि सफलता को सिर पे बांध के मत बैठिए। आपने बीच में कहा था कि आजकल के जो माता पिता हैं जी, उनको बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, उनके सपनों को पूरा करने देना चाहिए। आपने अपने बच्चों के साथ कैसा बॉन्डिंग रखा? उनको फ्री हैंड दिया या अपना स्पेस, या फिर अशोक राही एक पिता के रूप में आम तौर से ये बात मैं नहीं बताता, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझको मना कर रखा है कि आप बिल्कुल ये जिक्र ना करेंगे। अच्छा। मेरा बेटा कंप्यूटर में उसने अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त की 2000 में, 1999 में, और वो कंप्यूटर का मास्टर था। लंबी लंबी अंगुलियां उसकी ऐसे चलती थी कंप्यूटर पे जी। और एक दिन उसने बोला, जब उसका कैरियर बनना शुरू हुआ था कंप्यूटर में, देखिए यही वो समय था जब इस देश में सॉफ्टवेयर का शुरुआत हो रही थी, बहुत तगड़ी नई टेक्नोलॉजी आ रही। उसने कहा कि मैं मुंबई जाऊंगा। अच्छा।
और मैंने उसी क्षण कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे अगर जाना है तो तुम मुंबई जाओ। उसने वहाँ जाके सीरियल्स लिखे, वहाँ जाके अपना जितना भी छोटा मोटा मुकाम है, अपना घर खरीदा, विवाह हुआ बच्चों के साथ, अपनी उसकी अपनी फैमिली, हाँ अपनी फैमिली के साथ वो रहता है। उसके एक बेटा है, वो वहाँ पढ़ रहा है, मैं उसके पास अक्सर जाता रहता हूँ। और मजे की बात यह है कि मेरे सिखाए हुए अनेक साथी आज मुंबई में हैं, एस्टेब्लिश हैं, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट्स में रहते हैं। मैं मुंबई जब जाता हूँ गोपाल जी, तो सेलिब्रेशन होता है। अरे सर आ गए, किसी न किसी साथी के घर पे रात को शाम को सब मिलते हैं, खाना पीना होता है, एक तरह से पार्टी होती है। ये मेरा अचीवमेंट है। कोई पूछे कि तेरा अचीवमेंट क्या है अशोक राय, ये मेरा अचीवमेंट है। मैंने अपने बेटे को कभी भी नहीं कहा, उसी क्षण कह दिया, मैंने कहा तुम जाओ, और भगवान की दया से वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले 4-6 महीने में बहुत बड़ा काम उनका सामने आएगा। लेकिन आएगा जब आएगा, ठीक है। अभी कुछ करना बाकी है, आपने इतने सारे काम कर लिए। रामलीला करना बाकी है, स्टेज पर रामलीला। अपना लिखा ड्रामा करेंगे या कुछ और नहीं, प्लान? मैं आपको बता रहा हूँ गोपाल जी, पिछले दिनों मैं बहुत शिद्दत के साथ एक रामलीला का वर्जन तैयार कर रहा हूँ, जिसमें परंपरागत रामलीला, तुलसी जी की रामचरितमानस, वाल्मीकि कृत रामायण, राधेश्याम कथावाचक जी की रामायण, मेहोजी गोदारा की रामायण, और इस तरह के जो हमारे देश में विभिन्न रामायण हैं, उनके प्रसंग निकाल के मैंने एक अपने आप में एक नई स्क्रिप्ट तैयार की है। 5 दिन की रामायण, 3 घंटे प्रतिदिन, संगीत, नृत्य और आधुनिक रंग कला के साथ। बहुत खूब। ये मेरा मन है, अगर ईश्वर ने साथ दिया तो जरूर। मैं युवाओं को फिर कहना चाहता हूं कि कोई कुछ भी कहता रहे, परवाह मत करो, आप तो अपने रास्ते पर काम किए जाओ, चलते रहो। अब जो अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं वो ये कि कई बार हमारे पारिवारिक जीवन में, काम की व्यस्तताओं में थोड़ी सी अनबन या शिकायतें वाइफ के साथ में अक्सर रहती हैं। तो जब कभी आपकी वाइफ आपसे नाराज होती तो आप उनको किस तरह मनाते हैं? क्या अच्छे अपने हाथ से खाना बनाकर उनको खुश करते हैं या अपने हाथ से चाय बनाकर? मैं सबको बताता हूँ कि श्रीमती जी को अगर वो नाराज हैं तो उनको मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक तो उनसे बात करने की पहल खुद कीजिए। बहुत खूब। खुद, ये नहीं कि मैं तो मर्द हूँ, मैं तो पति हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो लेखक हूँ। अरे सब गए, सब बेकार की बातें हैं। आप एक अच्छे आदमी बनिए, एक भारतीय पुरुष बनिए, उनका सम्मान कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए, आगे से उनकी बात सुनिए, आगे से उनको बोलिए, खुश रखने के मौके दीजिए। और बहुत देखिए, भारतीय पत्नी बहुत कुछ नहीं चाहती है, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने पति का खूब साथ देती है, कष्ट में साथ देती है, कठिनाइयों में साथ देती है, परेशानियों में उसके साथ चलती है। तो उनका सम्मान करना, नारी का सम्मान करना, बेटियों का सम्मान करना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपनी बेटियों को, सारे समाज की बेटियों को कहता हूं कि उनको बहुत मुखर होके आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। हाँ, अपनी भारतीयता की जो बातें हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब मर्यादा में रहें, और बड़ों का सम्मान करें, स्त्री का सम्मान। अशोक राय जी, बहुत सारी बातें हमने आपके बारे में जानी और बहुत सारी बातें अभी जानने से बाकी रह गई। आप एक प्रमुख स्तंभकार, साहित्यकार, व्यंग्यकार, कहानीकार और नाटककार हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आज आप स्टूडियो में आए, आपकी अपनी जीवन यात्रा के बारे में हमारे तमाम सुनने वालों को बताया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपको थैंक यू कहना चाहेंगे? शुक्रिया गोपाल जी, और मैं धन्यवाद आपका भी कि आपने बहुत बड़े मन से और बड़े प्रेम से बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।